तो भाई एसएससी ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाल दी है 2024 में। तो भाई ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हैं। तो अगर आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन में डिटेल बता देता हूँ थोड़ा बहुत, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि इसकी जो लास्ट डेट उन्होंने दी है वो है 18 अप्रैल 2024। तो 18 अप्रैल 2024 से पहले इसको ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद इसमें अगर हम आते हैं नेक्स्ट, इन्होंने क्या दिया है कि भैया ये है पे लेवल 6 की वैकेंसी। तो पे लेवल 6 जो है जूनियर इंजीनियर में बेसिकली, जो अगर हम पुराने उनकी बात करें तो ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है और ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड है। तो 3 टाइप की सर्विसेज हैं आजकल, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो ये एक तरह से मिडिल मैनेजमेंट है। तो ग्रुप बी नॉन गजेटेड, ग्रुप बी में भी 2 टाइप की पोस्ट हैं, गजेटेड और नॉन गजेटेड। तो ये नॉन गजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें किस किस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने वैकेंसी दी है। तो लगभग इन्होंने 9 डिपार्टमेंटों के अंदर वैकेंसी दी है। तो 9 डिपार्टमेंट में है बीआरओ, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है पहला, दूसरा है ब्रह्मपुत्र बोर्ड, तीसरा सीडब्ल्यूसी, चौथा है सीपीडब्ल्यूडी और पांचवा दिया इन्होंने सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, छठवा है डीजीक्यू नवल, सातवां फरक्का बैराज है, आठवां मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है और नवा है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। तो इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बीआरओ से ही। तो बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो भैया देखो, इसमें क्या है कि जो बॉर्डर पे जो रोड बनाते हैं ना, ये वो डिपार्टमेंट है। तो इसका अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसकी नॉर्मली जो पोस्टिंग आपकी होती है ना, तो बॉर्डर्स वगैरह एरियाओं पे होती है, क्योंकि ये पहाड़ों पे रोड बनाना या पुल बनाना ऐसे इनके काम नॉर्मली रहते हैं। तो ये बॉर्डर पे ही इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो इसमें क्या है कि जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दो ये इस तरह की पोस्टें हैं। तो जेई सिविल के लिए अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भाई आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सिविल वर्क में होना चाहिए, लाइक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में से किसी एक की डिग्री है, बीटेक किया हुआ है इनमें से, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है और आपके पास डिप्लोमा है ओनली, तो आपके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस बीआरओ में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। एज लिमिट इन्होंने दी है 30 साल, तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड है। तो इसमें जो ओनली सिविल की वैकेंसी है, तो इसमें जिसके पास 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और हायर क्वालिफिकेशन अगर इसका बीटेक है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल की इसमें एज दी हुई है। तो इसमें कोई इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं मांग रहे हैं, तो बिना एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसका डिग्री डिप्लोमा सब कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अगर हम बात करें तो भाई इसकी जो पोस्टिंग है लगभग ब्रह्मपुत्र जो एरिया नॉर्मली असम वगैरह के जो एरिया होते हैं वहीं पे इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो अपना उसी हिसाब से देखें इसको कि आप एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी नौकरी तो आप पा लेते हैं, लेकिन फिर आपको यही दिक्कत होता है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं और इस तरीके का। तो कभी कभी लोगों की जैसे ये होता है कि यार ठीक है हम तो कहीं भी नौकरी कर लेंगे, तो उसे आप देख लें, अपने हिसाब से मैनेज करें। तीसरा आता है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो भाई ये अच्छी पोस्ट है बहुत। इसमें मैकेनिकल और सिविल की ही 2 वैकेंसी हैं, मतलब 2 वैकेंसी मतलब मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें नहीं है। तो भैया मैकेनिकल वालों के लिए इसमें मांगा है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और सिविल वालों के लिए है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस उनको नहीं चाहिए। तो 30 साल की इसमें भी एज है। सीपीडब्ल्यूडी की हम बात करते हैं। तो सीपीडब्ल्यूडी तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, इसके बारे में तो हर कोई जानता है। स्टेट में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल में सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट वर्क डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाने का काम करता है। लगभग हर स्टेट में, हर सिटी के अंदर लगभग सीपीडब्ल्यूडी है। तो इसमें इतना कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। तो इसे तो आप अप्लाई कीजिए, तो लोगों की फर्स्ट चॉइस में लगभग रहता ही है सीपीडब्ल्यूडी। तो इसकी कट ऑफ भी लगभग ज़्यादा ही जाती है। तो इसमें जूनियर इंजीनियर की जो इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इनमें से कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ,
CPWD के अंदर जो आपका जो डेजिनेशन है, मतलब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसी नाम की नहीं है। लेकिन आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों में से कोई भी आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट है ना, इलेक्ट्रिकल और सिविल ही हैं ओनली। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है और जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट होती है। तो मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जेई सिविल के लिए तो सिविल है, और इसमें एज जो मैक्सिमम एज लिमिट दी है 32 साल है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पे आते हैं, तो भैया ये महाराष्ट्र में है। तो बेसिकली क्या रिसर्च करता है, तो जिसमें भी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी। लेकिन भाई देखिए, जिसमें जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इसमें सिर्फ ओनली डिप्लोमा या डिग्री जिसके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वही अप्लाई करेगा, मैकेनिकल वाले नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जेई सिविल में सिविल वाले ही हैं, अप टू 30 साल की इसमें एज दे रखी है। DGQA नवल पे आते हैं। तो भैया DGQA क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो आपने नॉर्मली इसको सुना होगा। DGQA जो नॉर्मली पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रहते थे, आर्मी में एक एयर वाला जो होता था, और ये तीसरा ये नवल के लिए है। तो भाई नवल का DGQA है, तो आपकी पोस्टिंग भी नवल एरिया में होगी जहाँ पे नेवी काम कर रही है या जो भी कुछ है। तो ऐसा नहीं है, इसका एक और मैं बात बता दूँ नवल का। ऐसा नहीं कि आपकी उनके साथ में वैकेंसी होती है, कि जो नवल के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब नवल के प्रोडक्ट कौन बना रहे हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो जैसे गार्डन GRSE है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स है, या GSL है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। तो ऐसे बहुत सारे जो एरिया हैं जहाँ पे जो शिपयार्ड्स बनाते हैं, उनमें DGQA वगैरह होते हैं जो क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब एक्चुअली इंस्पेक्शन वाले हैं। तो इसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ही की वैकेंसी है, इसमें सिविल वाले नहीं है। क्योंकि भाई ये देखो, ये क्या है कि इसमें तो पूरा प्रोडक्शन टाइप वर्क है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो इसमें मैकेनिकल के लिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और अगर इसके पास डिप्लोमा है तो भाई डिप्लोमा के लिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। डिग्री वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में भी सेम है। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। और डिप्लोमा वालों के लिए तो 30 साल की इसमें एज दी हुई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फ़रक्का बैराज। तो भैया फ़रक्का बैराज के लिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि फ़रक्का बैराज की पोस्टिंग भी थोड़ा सा हट के ही है। तो फ़रक्का बैराज जो वेस्ट बंगाल के जो एरिया है उसके अंदर ही है। तो इसमें भी जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल की वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों के लिए कोई इसमें वैकेंसी नहीं है। तो इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल की इसमें है। अब आते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो भाई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस तो हर कोई जानता है। CPWD और MES 2 ये बड़े डिपार्टमेंट है। तो CPWD हर कोई चाहता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस भी हर कोई चाहता है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस तो आपको लगभग पता ही होगा कि भैया ये जो आर्मी वगैरह के जो एरिया होते हैं, तो इनकी जो बिल्डिंग्स और इनके जो मेंटेनेंस वगैरह जो करते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ही करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वैसे अब CPWD है, तो CPWD सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट है, मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो आर्मी के एरिया में नहीं है, आर्मी के अंडर में नहीं आया है, वो ये काम CPWD करता है। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो आर्मी का जो एरिया होता है, कैंट वगैरह एरिया आपने सुना होंगे, तो वहाँ पे MES की पोस्टिंग होती है। तो भाई MES लगभग पूरे ऑल इंडिया में हर जगह है। तो कैंट एरिया लगभग सब जगह होते हैं, तो वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली में तो बहुत जगह MES है, तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में MES मिल जाते हैं। तो इसमें भी जो वैकेंसी हैं जेई सिविल की हैं और जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की हैं। सेम इसमें क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगनी है कि सिविल के लिए डिग्री इन सिविल, और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए दिए, और 30 साल की इसमें एज दी। अब आते हैं हम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ये जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ओनली सिविल के लिए वैकेंसी दी है, और इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जिसके पास है वही अप्लाई करें, और 30 साल की इसमें एज है। तो भाई ये तो इसमें देखिए थोड़ा बहुत जो दिया हुआ है ये इसके बारे में है। और हाँ, इसमें एक क्वालिफ़िकेशन थोड़ा सा इसमें बता दूं कि जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से जो क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। और हाँ, जैसे इसमें थोड़ा सा दिया है कि इग्नू उसे जिसने डिग्री या डिप्लोमा लिया था, जो 2009-10 का जो बैच है उसमें जो इनरोल हुए हैं वो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 2009 और 2010 के बाद जिन्होंने इनरोल किया है इग्नू में, और उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा इग्नू से लिया है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है, मतलब उनका डिग्री और डिप्लोमा वैलिड नहीं माना गया है।
तो वैसे तो डिग्री डिप्लोमा उसके बाद आई थिंक इग्नू ने बंद ही कर दिया था, तो आप इसको देख लें। इसके बाद अब हम आते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी दी हैं। तो BRO में जैसे 438 हैं, बहुत सारे इनमें BRO में मेल कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसी है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि BRO की जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि भैया इसमें हार्ड स्टेशन पे पोस्टिंग्स हो सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें। तो अभी हम आते हैं बाकी औरों में। तो वैकेंसी इन्होंने काफ़ी दी हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र में 2 ही हैं, बहुत कम है इस तरीके से देखा जाए तो। CPWD में अच्छी खासी वैकेंसी है, 121 इलेक्ट्रिकल के लिए, और सिविल के लिए भी 217 है। तो ये टोटल वैकेंसी ठीक है, कह सकते हैं कि इस बार अच्छी वैकेंसी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की अगर हम बात करें तो भाई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में इन्होंने वैकेंसी टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, तो भैया ये बाद में बताएंगे, अभी इन्होंने वैकेंसी फाइनल नहीं की है। तो MES में लगभग अच्छी खासी वैकेंसी अभी आती हैं, तो ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसके बाद ही अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी अब हम आते हैं, ये तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को हमने छोड़ते हैं, बाकी तो नेशनल सिटीजनशिप ये इंडिया के नागरिक होना चाहिए और ये सब तो ठीक है। एज रिलैक्सेशन, तो भैया एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट का देखते हैं। तो भैया 30 साल और 32 साल 2 ही एज दी थी। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1994 से 2006 के बीच में है वो 30 साल वाले हैं, और 1992 से 2006 के बीच में जो आ रहे हैं उनके लिए 32 साल है। रिजर्वेशन बेनिफिट है कि भैया जो एज रिलैक्सेशन जिन्हें मिला है, जैसे SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है, OBC वालों के लिए 3 साल, और जो इसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी दिया है 3 साल के लिए, और बाकी तो ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है कि कौन एक्स सर्विसमैन काउंट किए जाएंगे, तो आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे कि जो एक्स सर्विसमैन है वो पढ़ लेंगे। वैसे तो एक्स सर्विसमैन जो हैं वो जानते ही हैं कि भाई हम एक्स सर्विसमैन हैं, तो इसमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस, तो भैया देखिए अप्लाई करने का सीधा सा इन्होंने दिया है कि ssc.gov.in जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अगर हम जाएं तो इस वेबसाइट पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट डेट 18 अप्रैल में दी है। तो भैया देखो फ़ीस पेबल 100 रुपीज़ इन्होंने दिया है, तो भैया 100 रुपये इसमें फ़ीस लग रही है, ठीक है। तो 100 रुपये फीस के बाद, और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए मेरे हिसाब से फ्री होनी चाहिए। हाँ, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अभी हम देखते हैं कि किस किस रीजन में, ये देखिए अपने रीजन अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आपके जैसे एग्जांपल के तौर पे कानपुर है, तो कानपुर में सेंट्रल रीजन आता है, और पोर्ट ब्लेयर, इस तरीके से जो रीज़न दिए हैं अपने रीजन में ही अप्लाई करें, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कि भैया एग्जामिनेशन क्या है। तो एग्जामिनेशन 2 पेपर ले रहा है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, और आपका सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, जैसे सिविल है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल है, जिसके मैकेनिकल है, तो उनका वो पेपर उनको देना पड़ेगा 2 घंटे के ड्यूरेशन में। इसके बाद सेकेंड पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो दूसरा पहला पेपर है, उसमें आपकी ब्रांच के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपको क्लियर करने, ठीक है। टेंटेटिव डेट लगभग इन्होंने जो दी है वो 4 तारीख दी है। तो मुझे नहीं लगता कि 4 को एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उस दिन इलेक्शन के रिज़ल्ट है, तो हो सकता है चेंज करें। इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। तो भाई सिलेबस का ये आप देख लीजिएगा। पेपर 1 का जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, और सिविल वालों का जो दिया है इन्होंने, सिविल का जो दिया है, इलेक्ट्रिकल का दिया है और मैकेनिकल का दिया है। आप देख लीजिएगा। जैसे मैकेनिकल की जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स वगैरह, सॉम वगैरह का दिया हुआ है, और IC इंजन के वगैरह वगैरह पूछा हुआ है। पेपर 2 में भी इस तरीके से सिविल वालों के लिए बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, एंड सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सारा इसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इन्होंने जैसे दिया है, इसी फंडामेंटल्स हैं, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। मैकेनिकल वाला के लिए जैसे टॉम है, मशीन डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सॉम है, थर्मल इंजीनियरिंग है,
एंड बाकी आपका ये थर्मोडाइनमिक्स के बारे में, लॉ थर्मोडाइनमिक्स के पूछे हुए हैं, हाइड्रोलिक्स टर्बाइन, ये देखिए आप इसको वही देखिए, जो मशीनरी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाएँ, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें और कुछ भी नहीं है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं, आप सीधा अप्लाई कर दीजिए भाई। देखिए आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें जो मैच कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और तो इसमें इतना कुछ दिया नहीं है, बाकी ठीक है। बाकी तो फिर अप्लाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तो बाकी सर्टिफिकेट वगैरह इसमें दिए हुए हैं, और को कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट जिसका जो अप्लाई है भैया, जिसके लिए अप्लाई होते हैं वो अप्लाई करें सर्टिफिकेट के लिए, और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करें, तो ठीक है। स्क्रीन इसमें देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है, एक बार आप देख सकते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में, या कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे ज़र कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो भैया आप तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म भरिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो अभी आप इसको फॉर्म को भरिए, इसमें देखिए दिखाया हुआ है कि कैसे एक्सेप्टेबल फ़ोटो कौन से हैं। तो भैया ये वाला फ़ोटो एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल सामने फ्रंट इसमें चश्मा वश्मा लगा हुआ है, ऐसे उल्टी सीधे कैब लगा के और पता नहीं क्या क्या लगा के उन्होंने फ़ोटो किया, ब्लर किया हुआ, ये सब फ़ोटो इसमें एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की फ़ोटो नहीं खिंचवाना भाई, सिंपल सा प्लेन फ़ोटो सामने ऐसे ही, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप करवाइएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो आगे कुछ नहीं है, बाकी मेडिकल फिटनेस वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें, तो आप फिट ही हो, आपको क्या हुआ है, ठीक है। और चलिए ये क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी फॉर ग्रुप बी नॉन गेटेड पोस्ट, ये कब से होने लग गया। चलो ठीक है भैया, एसएससी कर रहा है तो करने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10 मिनट में आपको क्या करना है, ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, 1 माइल की रन करना है। अच्छा, ये अभी नई चीज़ें पता नहीं क्या क्या से कर रहे हैं, इसमें कौन सा इनको दौड़ाना है इनको। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बीआरओ वगैरह के लिए हो सकता है, क्योंकि सीपी डोडी में कौन दौड़ेगा, इतना कहीं दौड़ना नहीं होता इन लोगों को। तो चलिए ठीक है, रीज़न वाइज स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल, ठीक है। ये सब हाइट वगैरह दी हुई है, मिनिमम हाइट वगैरह, ठीक है। ये सब के लिए एलिजिबल हो सकती है। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आपका ख़त्म हो गया। चलिए फिर आप तैयारी कीजिए और उसको जुड़े रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।